हाँ अभी हम CSS शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो बनाओ नया फोल्डर VS कोड में, HTML के साथ एक दूसरा फोल्डर और बनाएंगे। तो ओपन में जाओ, ओपन फोल्डर, एंकर टैग भी मैं आखिरी में बताऊँ, मुझे याद दिलाना है ना, 15-20 मिनट में अपन एंकर टैग और ये गूगल मैप वाला देख लेंगे, ठीक है। याद दिलाना मगर CSS ओपन कर लो इसको। किया? CSS पता है ना क्यों यूज करना है? हाँ, किसी को ऐसा क्वेरी है कि क्यों यूज करते हैं इसको, पता नहीं है पहले से? CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शेप, मतलब भी बताया था मैंने क्यों उसको बोलते हैं। हाँ, कैस्केड वर्ड का मीनिंग बताया था, ताश की गद्दी याद होगी। हाँ, तो अब क्या करते हैं, CSS में लिखते कैसे हैं, देखो प्रॉपर्टीज कैसे होती है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्री डिफाइंड है। प्रॉपर्टीज जो है पहले से बनी हुई है, आपको अपने मन से कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। सब पहले से प्रॉपर्टीज बनी हुई। दूसरा, सारी प्रॉपर्टीज का नाम स्मॉल केस में होता है, स्मॉल केस, सब प्रीडिफाइंड हैं, स्मॉल केस है। तीसरा, नो स्पेस इन प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम में स्पेस नहीं होता भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम में स्पेस नहीं होता। तो फिर क्या होता है, क्या होता है, अगर सिंगल वर्ड की प्रॉपर्टी है तो सिर्फ स्मॉल केस में लिख दोगे, जैसे कलर। जैसे कलर नाम से प्रॉपर्टी है तो ये सिंगल वर्ड है, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। पर जैसे है फॉन्ट साइज, देखा ना अपन ने, तो फॉन्ट साइज अगर आप लिख रहे हो तो आपको स्पेस नहीं देना है, सारा स्मॉल केस में लिखना है और बीच में लगा देना है डैश। डैश को और क्या कहते हैं, हाइपन, है ना। तो ये आपको यूज करना है, यूज डैश इंस्टेड स्पेस, ठीक है, याद रहेगा। अब वैल्यूज के बारे में, वैल्यूज कैसे लिखी जाती है, तो पहले आपको प्रॉपर्टी लिखना है और कोलन करके आपको वैल्यू देनी होती है, और वैल्यू के बाद सेमीकोलन है। अगर सिंगल प्रॉपर्टी है तो सेमीकोलन नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको टर्मिनेट करनी होती है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे। तो ये किस लिए होता है यूज, टर्मिनेट के लिए, टर्मिनेट द स्टेटमेंट, मतलब प्रॉपर्टी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो वैल्यूज के बारे में कुछ चीजें समझो। पहला, कोशिश करो स्मॉल केस में लिखो, हाँ, पर कैपिटल केस भी चलते हैं, जैसे कलर वगैरह का नाम है तो आप कैपिटल केस में दे सकते हो, ठीक है, पर कोशिश करो कि स्मॉल केस। दूसरा, नो डबल कोट्स, नो कोट्स, कोट्स नहीं देना है आपको, सिंगल कोट नहीं देना है, डबल कोट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, कोट लगा देते हैं, और बिफोर वैल्यू कोलन आपको यूज करना है, नो इक्वल्स टू, ठीक है, कोलन लगाना। ये देखो कोलन लगाए ना, हमारी आदत होती है हम इक्वल्स टू लगाते हैं, है ना, तो इक्वल्स टू नहीं करना है। और बस इतना ही है, और कुछ ऐसा खास है, ठीक है। और वैल्यू में आप नंबर दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, पर कोट्स आपको नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है कलर कोलन करके क्या लिख दूंगा मैं, रेड, ठीक है। ये भले ही पूरा डबल कोट्स के अंदर रहेगा, मगर आप वैल्यू को ऐसे कोट में मत डाल देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। वो हम पढ़ेंगे रिएक्ट में, वो रिएक्ट में करना पड़ता है, ठीक है, यहां पे नहीं, याद रहेगा ये। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे लिखते हैं तो वो बताता हूं।
ये हो गया लिखना। देखो अब लिखेंगे कैसे। तो 3 तरीके से CSS को लिखा जाता है, पहला तरीका, दूसरा और तीसरा, 3 तरीके से लिखते हैं। तो हमने अभी तक जो यूज किया है दैट इज इनलाइन CSS, फिर है इंटरनल CSS और फिर एक्सटर्नल CSS। यहां पे एक आपको स्पेशल फाइल ही मिलती है, आपको क्या बनाना पड़ता है, एक फाइल बनाना पड़ता है, उसका नाम आप कुछ भी रखो मगर एक्सटेंशन क्या रहेगा, .css, ठीक है। और फिर इसके लिए हमें एक लिंक नाम की टैग यूज करनी होती है जो इस फाइल को हमारे HTML पेज में क्या करेगी, लिंक करेगी। उसमें एट्रीब्यूट कौन सा यूज करते हैं हम, href, कौन सा, href। और यहां पर आपका फाइल पाथ, जैसे अभी अपन कहाँ यूज कर रहे थे, सोर्स में, एंकर टैग में, वैसे आपको करना है। और ये सेल्फ क्लोज टैग है ना, मतलब अनपेयर्ड। उसके बाद इंटरनल में ये होता है, ये CSS आप मल्टीपल पेज में यूज कर सकते हो। जैसे एक फाइल अलग बना दी, ये मेरे 1 2 3 4 मल्टीपल HTML पेज है। ये मेरा एक पेज 1, पेज 2, पेज 3, मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं और मेरे पास CSS फाइल एक ही है, style.css। तो मैं इस CSS फाइल को इसमें, इसमें और इसमें किसी में भी लगा सकता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स में ऐड कर सकता हूँ। पर इंटरनल CSS होती है फॉर सिंगल पेज, क्योंकि ये पेज के अंदर ही लिखी जाती है, पेज के बाहर है, बाहर है ना, एक्सटर्नल, बाहर रखी हुई, पेजेस के बाहर है। हम उसको कहाँ लाते हैं, हमारे पेज में लाते हैं यूजिंग लिंक टैग, ठीक है। बट ये जो है पेज के अंदर ही लिखी जाती है, स्टाइल टैग के अंदर। आ जाएगा सब, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ आउटलाइन समझो, सब आ जाएगा। स्टाइल टैग के अंदर आपको यहां पर CSS लिखनी है, ठीक है। जैसे HTML टैग के अंदर HTML लिखते हैं, है ना, वैसे CSS के स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखोगे, CSS लिखोगे। तो ये सिंगल पेज होती है, तो मैं इसी पेज के अंदर ही टैग बनाऊंगा ना, तो इसीलिए वो उस पेज की हो गई, हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, इंटरनल। अब है इनलाइन। अब ये मल्टीपल पेज, ये सिंगल पेज, ये सिंगल टैग के लिए होती है। अब टैग पे लगाओगे तो उसके अंदर की जो चाइल्ड टैग्स है उसको लगेगा ही, ठीक है। पर जिस टैग पे लगा है और उसके अंदर की टैग उसी को होगा, पूरे पेज में इंप्लीमेंट नहीं होगा सब टैग्स को, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, सिंगल टैग के लिए। और इसके लिए अपन ने ऑलरेडी इसको यूज किया है, क्या यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ग्लोबल है, सारी टैग्स पे लगता है। और कौन से ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी है, हाँ, आईडी मिल जाता है, सभी टैग्स को आप आईडी लगा सकते हो, है ना। और अभी अपन एक और एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, कौन सा पता है किसी को, क्लास नाम का एट्रीब्यूट। एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट जो है CSS के लिए यूज करते हैं इसको खास, और इसको JS के लिए। ये CSS में अभी हम पढ़ेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्लास एट्रीब्यूट हर टैग पे अवेलेबल होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स को, ये कौन से हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। फिर टैग डिपेंडेंट भी होते हैं, है ना, जैसे हाइट विड्थ है, हर एक को थोड़ी लगा सकते, कुछ ही टैग्स में है। हाँ, किसमें पढ़े, इमेज और टेबल और वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो टैग में, हाँ, ऑडियो थोड़ी प्रेमबल है, ठीक है। ये समझ में आएगा। चलो अभी लिखते हैं इसको। हाँ, अब मल्टीपल CSS कैसे लिखने, देखो अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको, तो जैसे अगर इनलाइन टैग है, मतलब इनलाइन CSS है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखो। जैसे पैराग्राफ है, स्टाइल आया, उसमें क्या लिख किया, कलर रेड,
ये एक हो गई प्रॉपर्टी। फिर सेमी कॉलन, फिर फॉन्ट साइज, कोलन 70%। ठीक है, तो अब यहां पे ये आखिरी प्रॉपर्टी है। सपोज मैं क्लोज कर रहा हूं तो यहां सेमीकोलन नहीं भी लगा है तो भी चलता है, पर लगा तो अच्छी आदत है। ये हो गया, ये पैराग्राफ क्लोज कर दिया, यहां पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, देन पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, फिर ये हो गया कौन सा, पहला तरीका, कौन सा, इनलाइन। दूसरा इंटरनल। सपोज ये मेरे पास में पेज है माई पेज डॉट HTML, तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे, HTML टैग लिखोगे, फिर हेड टैग लिखोगे, फिर उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, स्टाइल टैग। पूरे पेज में कहीं पर भी लिख सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हेड टैग में लिखने का मैंने आपको कारण बताया था। क्या कारण था कि ऊपर ही लिखना चाहिए हेड टैग में। जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी CSS प्रॉपर्टी जिस पर्टिकुलर टैग पे लग रही है वो पहले ही लगकर उसके ऊपर आए, है ना, तो डिजाइन प्रॉपर आएगा। नहीं तो अपन ने देखा था कैसे कैसे आता है। तो ये स्टाइल टैग में, अब जैसे ये मैं पैराग्राफ टैग को लगा रहा हूं, ये पैराग्राफ टैग को लगाया ना, तो इसको अगर मुझे, अब यहां पर तुम्हें पैराग्राफ टैग नहीं दिख रही मुझे, यहां पर पेज के अंदर है नीचे में बॉडी टैग में, तो हम क्या करते हैं, टैग सिलेक्टर लगाते हैं। टैग को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे पैराग्राफ पे लगा रहे हो, P लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टीज लिख दो। अब यहां डबल कोट्स नहीं आएगा, सेमीकोलन, फॉन्ट, डैश, साइज। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ना अभी, ये पूरे पेज में जितने पैराग्राफ्स टैग होंगे सभी को लग जाएगी एक सिंगल पेज में, क्योंकि पैराग्राफ टैग सिलेक्ट किया ना। अगर मेरे पेज में 10 पैराग्राफ टैग्स हैं तो सभी को लग जाएगा ये। अब किसी पर्टिकुलर को लगाना है तो उसके भी तरीके हैं, तो वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, उसमें क्या यूज होगा, क्लास एट्रीब्यूट, मतलब अदर और भी अलग प्रकार के सिलेक्टर्स होते हैं, तो एक क्लास उसमें से एक है। ओके, हो गया ये। फिर एक्सटर्नल। अब देखो एक्सटर्नल में आप क्या करते हो, CSS फाइल बनाते हो, style.css नाम से फाइल बनाओगे। तो जब CSS फाइल है तो मुझे बताओ उसमें टैग बनेगी क्या? टैग किस में बनती है, HTML पेज में। तो अगर कहीं पर टैग आ गई तो वो कौन सा पेज है, HTML पेज है। ठीक है, तो फिर उसके अंदर भले ही आप फिर स्टाइल टैग के अंदर CSS लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें टैग आ गई मतलब वो HTML पेज। CSS वाली फाइल है तो इसमें टैग नहीं आएगी, सिर्फ आप क्या लिखोगे, सिलेक्टर्स के साथ में प्रॉपर्टीज लगाओगे बस। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, जैसे यहां पर मैंने पैराग्राफ बनाया, P लिखा, कलर डाला, रेड लिख दिया, फॉन्ट साइज लिखा, कोलन डाला, और जो भी मुझे डालना था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा जो भी पेज है, जैसे P1 नाम से पेज है, तो इस पेज में मैं क्या लगाऊंगा, लिंक नाम का टैग लगाऊंगा, href लिखूंगा उसमें, ये इसका पाथ दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये पाथ आ जाएगा। देन इसमें एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट देना होता है, टाइप में बताना होता है कि दिस इज अ CSS फाइल, एंड रिलेशन बताना होता है, REL रिलेशन, कि इस पेज के साथ इस टैग का क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन बताते हैं और आपके CSS क्या हो जाती, इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये लिंक टैग इस पेज में लगाएंगे तो ये CSS कहाँ आ जाएगी, इस पेज में आ जाएगी। P2 में अगर करना है तो सेम यहाँ पर मैं रिपीट कर दूंगा। तो इन दोनों पेज में जितने भी पैराग्राफ टैग्स होंगे सब में क्या, ये 2 CSS लग जाएगी। तरीका तो सभी को मैक्स टैग को लगाने का सेम ही होता है, बट इतना ही है कि थोड़ा टैग बदल जाती है, वर्किंग सबका क्या इस्तेमाल है, किस टैग को कहाँ पर किस प्रॉपर्टी को कहाँ पर यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए बस।
चलो आज हम इंस्पेक्ट भी देखेंगे, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि CSS में इंस्पेक्ट का बड़ा यूज़ हो जाता है। तो बनाओ, नई फाइल बनाओ, लिख लिए, किसी को लिखना है, हो गया, ठीक, बनाओ, फाइल बनाओ, एग्जाम्पल डॉट, अब देखो CSS पेज मत बना लो, हाँ, क्या पेज बनाओगे, HTML पेज ही बनाओगे, बाद में हम CSS फाइल बनाएंगे। अभी हम इनलाइन सीखेंगे, सॉरी इंटरनल सीखेंगे, इनलाइन तो हमने देख चुके है ना, कई बार यूज़ कर चुके। बनाओ HTML5, ये मेरे लिए है, नहीं ठीक है, आप लोग भी यूज़ करो। मेटा टैग में बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करनी है, थोड़ा सा पेज बनाना सीख जाओ फिर करते हैं। आप टाइटल देते हो, बढ़िया। अब आता है डिवीजन का, मतलब div टैग काम में आती है। देखो div टैग मैंने HTML में क्यों नहीं बताई आपको, क्योंकि जो div टैग है वो विदाउट CSS हैंडल ही नहीं होती, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए div टैग हम यहाँ बनाएंगे। div टैग की तरह और भी टैग्स होती हैं, जैसे जब आप एक वेब पेज बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कि div के अंदर पूरा वेब पेज बनाना चाहिए, div के अंदर पूरा वेब पेज बनना चाहिए, ठीक है। तो इस div को मैं यहाँ पर बनाने के बाद इसके अंदर में जो भी कोड है मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर डालूँ। इसके अंदर अब मेरे पास किसी भी वेब पेज में 3 पार्ट होते हैं, जैसे टेबल में 3 पार्ट बनाए थे अपन ने, कौन सा, हेड, बॉडी और फुटर, वैसे ही हमारे वेब पेज में भी 3 पार्ट होते हैं। हाँ, कौन से, हेडर, तो ये हेडर नाम की टैग ही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में मेन नाम से टैग होती है, जिसमें हम मेन कंटेंट डालते हैं वेब पेज का, और फिर उसके बाद में फुटर, पर ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि कंपलसरी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बनाना ही है ऐसा कंपलसरी। पर इसको बनाने से क्या होता है, आपके वेब पेज के 3 पार्ट डिफाइन हो जाते हैं। आपको पता है कि हेडर टैग में मैंने हेडिंग ही डालनी है जो कि कॉमन ऑल पेजेस है, तो वो मुझे पता है कहाँ पर लिखा है, रेंज पता चल जाती है, यहाँ से यहाँ तक है भाई, है ना, मेन पता है, फुटर कहाँ से शुरू हो रहा है पता चलता है, तो और CSS लगाना भी ईजी हो जाता है। जैसे मुझे पूरे हेडर पार्ट में क्या लगाना है, शेडो लगाना है, तो मैं ये वाली टैग को क्या लगा दूंगा, शेडो लगा दूंगा, तो जितना भी हेडर पार्ट होगा उसमें शेडो आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर, कुछ भी आप करा सकते हो, पूरे सेक्शन को एक साथ लगता है। फिर अब जैसे मैंने बोला सेक्शन, तो सेक्शन नाम का भी टैग होता है। अगर आपके हेडर के अंदर में कुछ मल्टीपल सेक्शंस हैं, तो आप क्या बनाओगे, सेक्शन नाम से टैग बनाओगे, ठीक है। पर मेन्यू के लिए ऑलरेडी हमारे पास में एक नेव नाम से टैग होता है, नेव मतलब नेविगेशन बार, ठीक है। तो इसमें आप क्या बनाओगे, मेन्यूज। इसमें सपोज आप टाइटल डाल रहे हो, या फिर आपने स्लाइडर बनाया हुआ है, या फिर आपने प्रोफाइल वाला सम पार्ट कहीं पर आपने बनाया हुआ है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। तो अब तुम क्या बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अदर हेडर सेक्शंस एलिमेंट्स, जैसे लोग हीरो सेक्शन बनाते हैं, हीरो सेक्शन मतलब वेबसाइट का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है आपके वेब पेज का और फ्रंट पेज में दिखता है, लैंडिंग पेज में। जैसी वेबसाइट शुरू होगी तो दैट इज़ योर हीरो सेक्शन। जैसे कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे मेरी एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, पर नेट ही बंद है ना, आ गया ना, हाँ हाँ देखो आया, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड हीरो सेक्शन, ठीक है। अब इसको और भी अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं, तो ये तुम्हारी वेबसाइट का हीरो सेक्शन, ठीक है। बाकी फिर नीचे जो भी शुरू हो रहा है, तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड योर हेडर पार्ट, लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि हर पेज में कॉमन रखना है, तो ऐसा आप बना सकते हो। या फिर आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर ये जितना पार्ट है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है इतना, ये पार्ट तुम्हारा हेडर पार्ट होगा,
बाकी पार्ट जो है मेन के अंदर आएगा, ऐसे आप बना सकते हो। तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनाना चाहते हो, ठीक है। ये भी एक हीरो सेक्शन है, ये मेन्यूज, तो ये हेडर पार्ट में मैं डाल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे आप जैसा आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन फिर जिनके लिए टैग नहीं बनी, जैसे नेविगेशन बार के लिए टैग बनी हुई तो नेव टैग यूज करनी, पर कुछ सेक्शन मैं ऐसे बना रहा हूँ जिसके लिए कोई टैग ही नहीं है, तो फिर मैं सेक्शन नाम से टैग बना रहा हूँ, ठीक है। मेन के अंदर पे भी आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हो, पर ये जितने भी टैग्स हैं, सेक्शन टैग और ऐसी कई सारी टैग होती हैं, तो ये जो टैग है इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ ये क्या बनाते हैं, डिविजन्स बनाते हैं, बस। इसमें भी मल्टीपल सेक्शंस में बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। बढ़े आगे। अब सपोज करो कि ये जो मेरे पास DIV है, इसको मैं फुल विड्थ देना चाहता हूँ वेब पेज के, फुल विड्थ। तो अब मुझे शुरू करना है CSS लिखना इस पेज के लिए, तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर स्टाइल नाम का टैग बनाऊंगा। अब मुझे CSS लगानी है इस DIV पे, तो मेरे पूरे पेज में DIV आई थिंक मुझे एक ही दिख रही है फिलहाल, है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग में DIV लिखेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं टैग सिलेक्टर, इसको हम कहते हैं टैग सिलेक्टर। सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किसको लगा रहे हो, ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि पूरे पेज में किस टैग को लगानी गई CSS। तो जो आप लिखते हो सिलेक्शन के लिए उसी को हम यहाँ पर अभी जो हम टाइप देख रहे हैं दैट इज टैग सिलेक्टर। इसके अंदर फिर मैं इस टैग के लिए CSS लिखूंगा। तो विड्थ देने के लिए ऑब्वियसली कौन सा प्रॉपर्टी होगा, विड्थ, विड्थ नाम का प्रॉपर्टी। तो देखो जो आपका वेब पेज होता है ना, मैं शुरू से ही आपको ना थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में पहले से दिखा रहा हूँ, क्योंकि CSS जो है ऑलरेडी आपके सिलेबस में कम है ना। तो हम चाहेंगे कि हम पहले से ब्रॉड व्यू में देखें, एकदम छोटी छोटी चीज़ें से लेते हुए नहीं, मैं एक बड़े से आपको छोटे में लेकर जाऊँ, तो आपका क्या होगा ना, ईजी लगने लगेगा और आप जो पार्ट एक्चुअल में यूज़ करना है CSS का वो यूज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। तो अब मुझे विड्थ इसकी कितनी देना है, DIV की फुल विड्थ देना है पेज की। ऑलरेडी विड्थ DIV की होती है पर फिर भी मुझे देना है। तो किसी भी एलिमेंट को पूरा वेब पेज का स्पेस आपको दिलवाना है, कितना हॉरिजॉन्टल स्पेस अवेलेबल है पूरा पेज का, तो आपको व्यू पोर्ट के हिसाब से CSS लगानी होती है। व्हाट इज व्यू पोर्ट, ठीक है, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट का मतलब होता है ये वेब पेज में जितना ये स्पेस है, जहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस पूरा, तो ये आपके व्यू पोर्ट का हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया पूरा, जितने में वेब पेज दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये पार्ट, जितने में पेज आपको दिख रहा है ये ऊपर से लेकर नीचे तक, दिस इज कॉल्ड योर व्यू पोर्ट। तो ये व्यू पोर्ट की क्या हो गई, विड्थ, और ये कितनी हो गई, ये 100% हाइट। ये पूरा वेब पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पार्ट में तुम्हारा वेब पेज दिख रहा है, यहाँ से लेके, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड योर 100% हाइट ऑफ व्यू पोर्ट, और ये 100% विड्थ। तो इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CSS में व्यू पोर्ट के हिसाब से हाइट दूंगा और विड्थ दूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, विड्थ में लिखेंगे 100 VW, व्यू पोर्ट विड्थ, क्या बोलते हैं इसको, VW को, व्यू पोर्ट विड्थ। VW का मतलब है व्यू पोर्ट विड्थ, और 100 का मतलब है 100%। फिर हाइट देनी हो तो
हाइट लिखोगे और हाइट लिखने के बाद में आप लिखोगे 100 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। तो अभी डिव को 100% विड्थ और हाइट लग चुकी, पर तुम्हारे वेब पेज पे कुछ तुमको दिखेगा नहीं। अच्छा, एक प्लगइन डाल दो सभी। ये देखो यहाँ पे मुझे आ रहा है ना, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। इसके लिए एक हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। सभी का लिखना हो गया? हाँ, यहाँ पे आओ, ये एक्सटेंशंस दिख रहा है, नेट शुरू होगा ना आप सभी के पास। यहाँ पर आओ और इसमें इंस्टॉल, हाँ, ये वाला प्लगइन सर्च करो, ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे सर्च करो ओपन इन ब्राउजर। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये आपको दिखेगा ऐसा, टॉप में आ रहा है ओपन इन ब्राउजर। ना, रॉन्ग हो गई इस पर। तो जैसे ही वो दिखे तो उस पर क्लिक करो, ये ऐसा आएगा। आया ओपन इन ब्राउजर? आया क्या प्लगइन? बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। हाँ, आ गया ऐसा, अनइंस्टॉल लिखकर डिसेबल आ गया। हाँ, तो अगर आप अभी वेब पेज पे राइट क्लिक करोगे ना, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है एक बार VS कोड को बंद करके शुरू कर दो, आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप इस पे राइट क्लिक करके इस पे क्लिक करते हो, बढ़िया, तो देखो जो भी आपका ब्राउजर होगा बाय डिफॉल्ट उसमें ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ DIV बनी? DIV में जब तक कंटेंट नहीं डालो कुछ नहीं दिखता, कुछ है ही नहीं उसमें। तो आप व्यू पेज सोर्स करो, राइट क्लिक करो पेज पे, व्यू पेज सोर्स करो। देखो इसमें पूरा कोड अवेलेबल है, दिख रहा है, सब आ रहा है, CSS भी दिख रही है, सब लगा है, पर DIV पे कुछ हमें दिख ही नहीं रहा क्या लगा हुआ है क्या नहीं। तो ये जितनी भी टैग्स हमने बनाई ना बेटा, ये कंटेनर टैग्स हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता वेब पेज पे, एक सीधी लाइन भी नहीं बनती। हाँ, इस वजह से तुमको पेज पे कुछ दिख नहीं रहा, पर अब दिखेगा। हम क्या लगाएंगे, जितनी भी हमारी DIV जहाँ तक गई है उसको हम बॉर्डर देंगे। क्या देंगे? बॉर्डर, या बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो, पर हम बॉर्डर देना सीखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो लिखा अपन ने, है ना। बॉर्डर लिखो। तो जब आप बॉर्डर बनाते हो तो बॉर्डर पे 3 चीजें मिलती है, बॉर्डर को 3 चीजें देनी होती है। कौन सी चीजें बताओ भाई, किसी को पता है? बॉर्डर का कलर, बॉर्डर डैश कलर, ये सेपरेट प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, तो मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख रहा हूं। फिर और बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर डैश विड्थ, फिर बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर डैश स्टाइल। तो स्टाइल कई तरह के होते हैं, मैं प्रॉपर्टी इसमें वैल्यू इसकी बता रहा हूँ, स्टाइल की कौन सी होती है। तो सबसे बेसिक जो है, जो हम यूज करते हैं, दैट इज सॉलिड। हाँ, दूसरी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा सॉलिड क्या है। डॉटेड, अभी सॉलिड समझ में आ रहा होगा क्या होगा, मतलब एकदम सॉलिड लाइन, बीच में कोई डैश नहीं, डॉट नहीं, कुछ नहीं। फिर है डैश्ड, फिर है इनसाइट, नहीं सॉरी इनसेट, आउटसेट, डबल, ठीक है। ऐसी और भी हैं, ऐसी और भी होती है, 2-3 हैं और। वैसे तो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो ये 3 ही है, इनसेट आउटसेट कोई ज़्यादातर यूज़ करता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर देनी है। तो दिस इज़ योर क्या कहते हैं इसको, कंबाइंड प्रॉपर्टी। एक ही में तीनों मिल जाते हैं, सीक्वेंस की कोई बात नहीं है कि आगे पीछे हो जाए, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत समझदार है, ठीक है। तो पहले हम दे देते हैं कलर। तो बॉर्डर का कलर मैंने रखा ब्लैक, जो कि बाय डिफॉल्ट है, आपको देने की जरूरत नहीं। फिर स्पेस देना, कॉमा मत लगा देना, स्पेस दो। फिर उसके बाद बॉर्डर की विड्थ तो मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल,
px मतलब पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बॉर्डर की स्टाइल सॉलिड। आई तीनों चीजें समझ में? हाँ, चला के देखो, रिलोड करो पेज को, आ रहा है? आ रही है बॉर्डर सभी के पास? हाँ आ रही है ना। अभी देखो, हमने तो 100 VH दिया था, फिर भी ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, जा रहा है क्या, है ना। तो ये बाहर जाने का कारण बता रहा हूं। एक तो यहां पर ब्राउजर के तरफ से खुद से क्या आ रही है, थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग आ रही है। मार्जिन पैडिंग क्या होता है, मार्जिन समझता है? मार्जिन मतलब कि हमारा जो पेज है उसमें ऐसी लाइन खींची होती है तो साइड से मार्जिन्स वगैरह आती है, या फिर आपने वर्ड यूज किया होगा तो मार्जिन्स वगैरह देखा होगा। पर पैडिंग के बारे में आपको पता है पैडिंग क्या होता है? पैडिंग नहीं पता होगा, मगर मार्जिन सभी को पता होती है। और मार्जिन का हमेशा ध्यान रखो कि मार्जिन एलिमेंट के बाहर से लगती है। मार्जिन एलिमेंट के बाहर से लगती है, लिखो, मार्जिन एलिमेंट के बाहर से लगती है। मतलब ये जैसे DIV है तो DIV के बाहर से मार्जिन लगता है, अंदर नहीं लगता। और पैडिंग लगता है एलिमेंट के अंदर कंटेंट को, पैडिंग लगता है अंदर एलिमेंट में कंटेंट को लगता है। पैडिंग ऑलवेज अप्लाइड इनसाइड एलिमेंट टू कंटेंट एंड मार्जिन ऑलवेज अप्लाइड आउटसाइड द एलिमेंट, ठीक है। तो हर एक ब्राउजर क्या करता है, अपने हिसाब से कुछ मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट आपके हर एक एलिमेंट को लगा कर रखता है, हर एक एलिमेंट। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्राउजर की जितने भी मार्जिन पैडिंग है वो हमें 0 करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे सारी ही टैग्स एक टाइम पे सिलेक्ट करनी है, सारी ही टैग्स एक टाइम पे सिलेक्ट करनी है, तो इसको हमने क्या कहा, ये कौन सा सिलेक्टर है, टैग। उस सिलेक्टर को कहते हैं हम यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये कौन सा सिलेक्टर हो जाएगा, यूनिवर्सल, जिसको हम यूज करते हैं यूजिंग स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, है ना। ये स्टार है भैया, हाँ। ये एक वाइल्ड कैरेक्टर कहते हैं, वही जंगली वाइल्ड, वही वाला, हाँ, जिसका मीनिंग होता है ऑल, ठीक है। ओके, यहां लगाओ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और अब मैं चाह रहा हूं कि सारे जितने भी एलिमेंट्स बने उनकी मार्जिन पैडिंग क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं लिखूंगा मार्जिन, ये प्रॉपर्टी है, मार्जिन चारों साइड से लगती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चारों साइड से। पैडिंग भी राइट लेफ्ट ना टॉप बॉटम, चारों साइड से। तो इसको सिर्फ आप 0 लिख दो ऐसे, वो समझदार है, सब समझ गया वो। पैडिंग 0। फिर एक और चीज समझना है जिसको हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग। क्या कहते हैं, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या है, देखो हमने जब इस DIV को बॉर्डर लगाया, तो क्या हुआ कि ये जो DIV है इसका साइज सपोज करो कि 100 पिक्सल कंसीडर करो। तो लेफ्ट और राइट से जब हमने 2-2 पिक्सल की बॉर्डर लगाई तो टोटल बॉक्स का साइज कितना हो जाएगा पिक्सल में, 104 पिक्सल। कितना हो गया, 104 पिक्सल। 2 इधर से 2 इधर से। और टॉप हाइट में कितना हो जाएगा, सपोज 100 पिक्सल ही है हाइट भी, तो वो भी क्या हो जाएगी, 104 पिक्सल। तो मैं नहीं चाहता कि जब किसी भी एलिमेंट को मैं बॉर्डर लगाऊं तो वो जो विड्थ है उसके बाहर से साइज है। हम चाहेंगे कि 100 पिक्सल के अंदर ही क्या हो, बॉर्डर। मतलब मैंने 100 पिक्सल बॉर्डर दी तो वो 2-2 पिक्सल अंदर से ले, बाहर से ना ले। तो अवेलेबल स्पेस कितना हो जाएगा, 96। तो वो करने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग को आप कर दो, क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स। मतलब बॉक्स ही तुम्हारा बॉर्डर लेगा। हाँ हाँ हाँ,
बहुत इजी। देखो ये जो बॉक्स है, ये जब आप बॉर्डर इसको दोगे तो ये बॉर्डर बाहर से ले रहा है 100 पिक्सल के ऊपर। मैंने तो विड्थ कितना रखना चाहता हूँ बॉक्स का 100 पिक्सल, मगर उसने बॉक्स की साइजिंग कितनी कर दी 104 विड्थ में। क्यों? क्योंकि 2 पिक्सल बॉर्डर लेफ्ट से और 2 पिक्सल बॉर्डर राइट से, तो बाहर से उसने साइजिंग ले लिया बॉर्डर का। पर मैं चाह रहा हूँ कि बॉर्डर की जो साइजिंग है वो क्या हो, अंदर हो, तो अंदर से लो भैया। 100 जितना तुमको दिया है 100 के अंदर ही 2 पिक्सल आप अवेलेबल जो भी है उसमें से लो, तो कितना बचेगा फिर 96 अवेलेबल स्पेस बचेगा। वैसे सेम हाइट। तो बॉर्डर बॉक्स का मतलब ही ये होता है कि तुम्हारा जो बॉक्स है उसके अंदर ही बॉर्डर लगेगी, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब कहीं पर भी अब लगाओ आप। अब ये मैंने सिर्फ इसके लिए नहीं कि सिर्फ DIV के लिए, मैंने स्टार लगा दिया ना, तो अब इमेज हो, पैराग्राफ हो, कोई भी टैग हो, सबको अगर किसी को भी बॉर्डर लगाऊंगा तो वो क्या बनेगा, बॉर्डर बॉक्स बनेगा। ठीक है, हाँ अभी देखो देखो एकदम फिक्स हो गया। बिल्कुल कोई स्क्रॉल, हाइट में कोई स्क्रॉल नहीं, विड्थ में कोई स्क्रॉल नहीं है, क्या एकदम परफेक्ट आपका बॉक्स बन गया है। अब आप ये किसी भी ब्राउजर में ओपन करोगे ये ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप ये न लगाते, अगर आप ये नहीं लगाते तो क्या होता, हर ब्राउजर अपना अपना एक विड्थ हाइट मतलब मार्जिन पैडिंग बॉर्डर जो भी है सब लगा देता। और क्या होता, जैसे ही आप फिर दूसरे ब्राउजर में ओपन करते वेबसाइट कुछ अलग दिख रही है, एलिमेंट कुछ अलग दिख रहा है, साइजिंग अलग डिफरेंट हो रही है। तो हर आपको ब्राउजर के हिसाब से फिर हर एक एलिमेंट में एडजस्टमेंट करने पड़ते, वो बिना वजह का सरदर्द हो जाता है। तो सबसे पहले पूरी मार्जिन पैडिंग जो भी आ रही है बाय डिफॉल्ट वो सारी 0 कर दो और बॉर्डर का भी खेल खत्म कर दो। अब तुम कुछ भी लगाओ, कैसा भी बनाओ, हर ब्राउजर में सेम, बस। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, इसको हम कहते हैं रिसेट करना। हाँ, सारी चीजें क्लीन कर दी हमने एकदम बढ़िया। ठीक है, ये आई थिंक समझ गया। विड्थ देना समझ गया? हाँ, ओके। व्यू पोर्ट समझ गया? ओके। अभी जैसे नेविगेशन बार, जैसे हेडर है, तो मैं हेडर में चाहता हूं कि जो हाइट है, हेडर की जो हाइट है, देखो DIV का विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% होता है, बाय डिफॉल्ट 100%। अब परसेंट में मतलब समझो और व्यू पोर्ट में मतलब समझो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। परसेंट एंड वर्सेस व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब तो आपको समझ गया कि ये वेब पेज के हिसाब से लेता है, मतलब आपके वेब पेज का जितना अवेलेबल विड्थ है वो 100 व्यू पोर्ट और हाइट 100 व्यू पोर्ट अवेलेबल हाइट, कंप्लीट हाइट मतलब। पर परसेंट का मतलब क्या है? सपोज करो कि यहां पर मैंने इस वेब पेज के 2 पार्ट कर दिए, इस वेब पेज के 2 पार्ट कर दिए, यहां पर ये 2 पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहां पर 2 पार्ट बनेंगे, मैं ड्रॉ करके समझा देता हूं। ये आपका वेब पेज, इसमें क्या हुआ, ये 2 पार्ट मैंने कर दिए। ठीक है, तो ये जो है ये 100 व्यू पोर्ट विड्थ है, VW। ठीक है, पर मैंने अगर यहां पर 100% लिखा होता तो इसका मतलब होता है अवेलेबल स्पेस इन विड्थ, अवेलेबल। तो जब वेब पेज शुरू में बना तो अवेलेबल विड्थ पूरी कंप्लीट थी, पर इसके अंदर अगर सपोज मैं एक और DIV बनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर एक DIV बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी विड्थ इस बॉक्स के एकदम लगी हुई हो, तो यहां पर इस DIV में जो अवेलेबल स्पेस है वो इतनी ही है, तो इसको कहेंगे हम 100%। हम इसको 100 VW नहीं बोल सकते, VW का मतलब ये होता है। तो परसेंट मतलब अवेलेबल स्पेस, तो जैसे मैं इसको 100% विड्थ दूंगा तो ये पूरा स्पेस ले लेगी DIV। परसेंट में मतलब समझ में, परसेंट मतलब अवेलेबल,
और व्यू पोर्ट मतलब पूरा वेब पेज, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब ये जो हेडर है, मैं चाहता हूं कि इसको व्यू पोर्ट का 10% साइज मिल जाए। जैसे मेन्यू कितने में आएंगे, इतने लगभग में आएंगे, है ना। तो मैं चाहूंगा कि इस हेडर को मैं इतना पार्ट दे दूं ऊपर का। तो इसको हाइट क्या देंगे हम, पूरे वेब पेज का चाहिए उसको हाइट, तो हम क्या देंगे उसको VH, कितना 10 VH। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा यहां पे नहीं, यहां पे आप लिखो हेडर, और हेडर में क्या डाल देंगे हम, हाइट 10 VH, और एक बैकग्राउंड कलर दे दो उसको, ताकि हम थोड़ा उसको देख सकेंगे कहाँ तक आया है। अभी हेडर के अंदर जो भी आप काम करोगे वो किस में आएगा, परसेंट, ठीक है। उसकी हाइट विड्थ आप परसेंट से सेट करो। अब इसके बाद जो मेन कंटेंट है, ये जो मेन कंटेंट है, इसको मैं चाहूंगा कि इतना इतना मतलब 10 ऊपर 70 पार्ट आ जाए, 70%। तो क्या लिखोगे, मेन, क्या लिखोगे, हाइट 70 VH। फिर उसके बाद क्या होगा, फूटर, फूटर को क्या डाल देंगे, हाइट 20 VH। ऊपर 10 बच गई, नीचे से 70 में कितनी बच जाएगी, 20 बच जाएगी। कलर डाल देना एक इसको कलर, नहीं तो बीच में कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड कलर में यही वाला दे देता हूँ फूटर में, हालांकि भद्दा कलर है। अब आपको पता है कि इसके अंदर हमें मेन्यू डालना है एंड ऑल सारी चीज़ें करनी है ना, तो वो हम देखेंगे बाद में। सपोज करो कि आपके पास मेन कंटेंट में आपके पास में एक हेडिंग है, और एक पैराग्राफ। अच्छा, एक शॉर्टकट की बता रहा हूं। ये जैसे मैंने जब लॉरिम लिखा तो ये ऐसा फुल विड्थ में आ गया था। तो इसको क्या करना होता है, फॉर्मेट करना होता है। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट करना। तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्टर शिफ्ट F, अल्टर शिफ्ट F। तो जैसे आप ये दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब जितना भी वेब पेज टैग्स में इधर उधर बिखरा हुआ है या टेक्स्ट आपकी बाउंड्री के, मतलब आपकी इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर जा रहा है, पेज के बाहर जा रहा है, तो वो सब अंदर आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बढ़िया आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास ये हेडिंग और ये पार्ट आ गया। अब सपोज करो कि एक और हेडिंग है और साथ में, अब इसको डुप्लीकेट करना कहते हैं, इसको कहते हैं डुप्लीकेट करना। तो आप क्या करो, ये पूरा कंटेंट सिलेक्ट करो, इसका मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली कॉपी करना है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल C दबाओगे, फिर कंट्रोल V दबाओगे, है ना। तो वैसा ना करते हुए अल्टर दबाओ, शिफ्ट दबाओ और डाउन की दबाओ, एरो में डाउन की दबाओ, क्योंकि मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। तो ये ऐसा आ जाए, ठीक है। इसको कहते हैं डुप्लीकेट करना, अल्टर शिफ्ट डाउन। तो ये ऐसा आपके पास आ रहा होगा, आ रहा है सभी के पास। अब इसके ऊपर मैं एक इमेज टैग बना रहा हूँ, उसमें जो भी SRC वगैरह हम देंगे वो देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको, ये इमेज को अभी हम कमेंट करेंगे। पहले हम किसको एडजस्ट करेंगे, ये हमारे टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी सपोज करो कि मुझे इस वाली हेडिंग को अलग कलर लगाना है, इस वाली हेडिंग को अलग कलर लगाना है।
इस वाले पैराग्राफ को अलग डिजाइनिंग करनी है, इस वाले पैराग्राफ को थोड़ा अलग डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। पर दोनों जो टैग हैं H1 और P वो सेम दिख रही है आपको दोनों नीचे ऊपर। अब मुझे पर्टिकुलर सिलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, अभी नया एट्रीब्यूट, दैट इज क्लास। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी टैग्स में क्या दे दें, क्लास एट्रीब्यूट, भले ही ब्लैंक को फिलहाल दे दो आप। आ गया? अब क्लास एट्रीब्यूट की खासियत समझ लीजिए। क्लास एट्रीब्यूट जस्ट लाइक कि आपने अपनी टैग को एक नेमिंग कर दिया अपने तरफ से अपनी पहचान के लिए, ठीक है। पर ये आईडी की तरह डुप्लीकेट ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते, आप इसको कर सकते। आप एक ही जो क्लास नेम आपने एक एलिमेंट को दिया है वो आप 10 एलिमेंट को दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर आईडी क्या होती है, यूनिक। आपने एक एलिमेंट को दे दिया, फिर उसको आप दूसरे एलिमेंट को सेम पेज में तो नहीं दो, दूसरे पेज में आपको देना आप दो, पर सेम पेज में आप आईडी डुप्लीकेट नहीं करो। कभी कभी तो हमें दूसरे पेजेस में भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो आईडी को आप डुप्लीकेट नहीं, इसको आप करो, जितना चाहो आप उतनी बार इसको डुप्लीकेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये वाला जो हेडिंग है टॉप, तो इसको मैंने नाम ही दे दिया टॉप हेडिंग। इसकी क्लास मैंने क्या डिफाइन करी, टॉप डैश हेडिंग, स्पेस नहीं देना, ठीक है। और कैपिटल केस भी मत लिखो, बिल्कुल स्पेस के जगह पे डैश लिखो, जैसे हम प्रॉपर्टी का नाम लिखो, एग्जैक्टली सेम लिखो। स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है, कंपलसरी नहीं, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे फॉलो कर रहे हैं इसलिए। फिर टॉप पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉप पैरा, और इसको मैंने जस्ट लिख दिया हेडिंग, नॉर्मल हेडिंग, और इसको लिख दिया नॉर्मल पैराग्राफ। अब दोनों अलग अलग कैटेगराइज हो गए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अलग CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सिलेक्ट करना है, तो इसको हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर। क्या कहते हैं, क्लास सिलेक्टर। कैसे लिखना होता है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है। अगर मैं डायरेक्टली कुछ लिख दूंगा तो वो टैग सिलेक्टर होगा, या फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहते हैं उसको। तो अभी मुझे क्लास करना है सिलेक्ट, तो क्लास को हम CSS में सिलेक्ट करते हैं डॉट से। किसी भी कुछ भी सिलेक्टर को लिखने से पहले अगर आपने डॉट लगा दिया तो डॉट का मतलब होता है क्लास सिलेक्टर। और क्लास हमारी कौन सी है, टॉप डैश हेडिंग, फिर डॉट टॉप डैश पैरा, डॉट हेडिंग, अब भले ही उसका नाम आपके टैग से मैच कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेडर हेडिंग आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, पर डॉट लगा है तो वो क्या होगी, क्लास ही होगी, सॉरी पैरा, डॉट पैरा। बना लिया सबने ऐसा। डन। हाँ, अब इसके बाद अब सबको अलग अलग कलर दे देंगे, ठीक है। तो हेडिंग का क्या कलर देना है भाई बताओ, कलर, कलर मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर। तो कलर में मैं क्या दे, चलो अच्छा वाला कलर चूज कर, कोई भी एक कलर चूज कर लो और यहाँ पे ऐसा क्लिक करो,
मतलब माउस रखो, अपने आप आ जाएगा। और फिर आप चाहो अपना अच्छा कलर जो भी आपको चॉइस करना है आप कर सकते। कलर थ्योरी में ऐसा होता है कि आपके पास अगर आपने वेब पेज में कोई इमेज लगाई है तो उससे रिलेटेड कलर्स आसपास में आपको देने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला कलर इसको दे दिया, ये थोड़ा डार्क कर दो। कोई भी कलर आप चूज करो, थोड़ा सा डार्क कर दो हेडिंग के लिए। फिर उसके बाद पैराग्राफ में मैंने लिखा कलर, कोई भी कलर चूज किया और माउस रखा और सेम कलर में मैं जा रहा हूं और थोड़ा लाइट कलर पैराग्राफ के लिए चूज कर। सेम कोई डिफरेंट कलर में इसके लिए करता है, डार्क हेडिंग और कलर थोड़ा डिफरेंट। ये वाले चूज, पैराग्राफ के लिए लाइट। सेम ये कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे रेफरेंस मिल जाएगा। आया क्या? देखो पेज पे आए हैं चेंजेस। पर ये उतना अच्छा लग रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है, हाँ? तो थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे अभी। हो गया इतना सभी का? तो मैं चाहूंगा कि मेन जो कंटेंट है, मेन कंटेंट मैं चाहूंगा कि इतने ही पार्ट में दिखे, इतने पार्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा छोटा करना चाहूंगा। तो ये पूरा जो मेन कंटेंट है इसको मैं एक DIV में डाल दूंगा। ये जो डिव है ये आपको मेन के नीचे क्लोज ओपन करनी है और मेन के नीचे, मेन के जस्ट ऊपर क्लोज कर दो। ऐसे बनाओ और अल्टर शिफ्ट टैब दबा दो तो तुम्हारे टैग्स एकदम बढ़िया शिफ्ट हो जाएगी। आगे सब ऐसे। आया? बना क्या? ये मेन के ऊपर डिव ओपन करो, सॉरी मेन के नीचे डिव ओपन करो और मेन के जस्ट ऊपर क्लोज करो। ये मतलब हमको मेन का जो कंटेंट है वो एक डिव में एनक्लोज करना है। किया आपने? रैप हो गया? हुआ क्या? फिर इसको एक क्लास दो, मेन डैश कंटेंट। कॉपी कर लो नाम, ये ऐसे कॉपी कर। किया कॉपी? अरे जितना बताना उतना भी CSS नहीं हो पाएगा तो 11 बज गए। ये ऐसा भागता है पता ही नहीं चलता। आगे लिखो या डॉट पेस्ट मेन कंटेंट। अब देखो ये जो मेन कंटेंट मैंने लिखा है, इस मेन कंटेंट को मैं दो तरीके से छोटा कर सकता हूं। पहला तरीका पैडिंग, दूसरा तरीका मार्जिन।
ठीक है, देखो मैं यहां पर क्या लगाता हूं, पहले मार्जिन लगाता हूं, थोड़ा इसको बैकग्राउंड कलर दो, और बैकग्राउंड कलर में थोड़ा ग्रेइश कलर में दे रहा हूं, थोड़ा डाउन करेंगे उसका शेड, थोड़ा सा ग्रेइश कलर में आ जाओ यहाँ पे इधर साइड में। कोई भी कलर चूज करो, ग्रे हर कलर में होता है, तो ये इधर में आ जाओ थोड़ा सा। वाह क्या कलर चूज हुआ है, 161 161 161, वाह वाह। आगे अब देखो आया है ये। अभी तुमको मजा नहीं आ रहा, ये कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, पर इसमें और अपन अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अभी ये होने के बाद अब मैं इसको देता हूं पैडिंग, सॉरी मार्जिन, इसको दो मार्जिन। मार्जिन मैंने बताई थी 4 तरह से होती है, देखो मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। जब आप सिर्फ ये मार्जिन लेते हो तो ये कहाँ से लगती है, चारों साइड। ठीक है, हाँ, तो मैं चाहूंगा कि 10% मार्जिन चारों साइड से लग जाए। इसमें भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं, बताता हूँ। ये ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम करना पड़ेगा। पहले इसका मतलब बता दूं, ये जो मैंने 2 लिखे हैं इसका मतलब पहला वाला क्या होता है, टॉप बॉटम, और दूसरा वाला क्या होता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट राइट से 1% दे दिया, गड़बड़ कर रहा है ये, मुझे वो जो VH है ना वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो गड़बड़ी करता रहेगा। इसको मैं पैडिंग मार्जिन नहीं दे पाऊंगा, इसको मुझे इससे करना पड़ेगा। इसको ऐसा लिखता हूँ, हाइट वेट 80% 80% करो, फिर मैं इसको अलग तरीके से एडजस्ट करवाता हूँ। ये लिखवा, वो हम बूटस्ट्रैप में देख लेंगे। तो पैडिंग का, क्योंकि मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर ख़राब करना पड़ेगा, फिर ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी है ना, हाइट मैंने जो सेट की VH से, ये पूरी चेंज करनी पड़ेगी। ये किया। अब मैं चाहूँगा कि ये सेंटर में आ जाए, ये वर्टिकल सेंटर में आ जाए और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में आ जाए, ऐसा मुझे करना है इसको। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे आओ, मेन के ऊपर। ये जो मेन है ना, इसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर का जो ये मेन कंटेंट वाला डिव है, इसको मुझे सेंटर में लाना है। तो हम प्रॉपर्टीज इसको लगाएंगे और वो लगेगी किसको, इस डिव को लगेगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। कौन सी, फ्लेक्स। तो हमने ऑलरेडी मेन को लिया हुआ है, कहाँ है मेन, ये यहाँ पे, इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नाम की, जो हम बूटस्ट्रैप में कई बार ऑब्जर्व करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी में एक वैल्यू होता है फ्लेक्स, तो ये फ्लेक्स आपको लेना है। जैसे ही आप फ्लेक्स लोगे तो आपके पास बहुत सारी और प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे कि मुझे हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट आप लगाओगे और उसको सेंटर कर दो। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टल सेंटर बनता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर। इसको मैं ऊपर डालता हूँ साइड में इसके, ऐसे। और अब वर्टिकल सेंटर भी चाहिए है, तो आप लिखोगे अलाइन आइटम्स और लिखोगे सेंटर। तो ये काम करता है वर्टिकल सेंटर के लिए। तो ये हम लगा रहे हैं इसको, मेन को, मगर ये लगता किस पे है, अंदर कंटेंट पे लगता है।
देखो सेंटर आ गया हो। क्लियर, आगे बढ़े। अभी देखो एक गड़बड़ हुई हमारी। तुमने डिव बनाया ना अंदर, मैंने जैसे अभी बनाया यहाँ पर डिव, तुम लोगों ने भी डिव बनाया यहाँ पर, और हमने डिव को क्या लगा रखी है, एक बॉर्डर लगा रखी है। तो देखो ये बाहर भी बॉर्डर आ रही है और इसको भी बॉर्डर आ रही है। तो हम एक्चुअली डिव को अभी हमें बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं, वो हम सिर्फ देखना चाह रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम अब बॉर्डर निकाल देंगे यहाँ से। और देखो मैं नहीं चाहता कि इसकी विड्थ 100 VH हो, इसकी विड्थ 100 VH हो, मुझे नहीं चाहिए है। तो कौन सी वाली, अंदर वाली डिव की। तो हम इसको क्लास लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेन है ना, ये मेन डिव, इसको एक नया क्लास में दे दूंगा कंटेनर। दे दो आप सभी, क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे अगर सिर्फ डिव पे CSS लगाते रहा तो क्या होगा, सभी डिव पे CSS लगती रहेगी। तो हम यहाँ पर अब इसका नाम कंटेनर देंगे और इस कंटेनर क्लास को कहाँ यूज़ करेंगे, जो 100 VH का डिव बनाया था हमने सबसे पहले, उस पे दे देंगे। तो एक और आपको सिलेक्टर बता रहा हूँ, ये क्लास सिलेक्टर ही है मगर टैग के साथ। अब जैसे मुझे ऐसा बताना है कि ऐसी डिव जिसमें क्लास क्या है, कंटेनर, ऐसी डिव सिलेक्ट करो। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ क्लास बता रहे थे, पर मुझे अब टैग के साथ क्लास का नाम बताना है कि ऐसी डिव जिसमें क्लास क्या लगा हो, कंटेनर। क्योंकि सपोज करो कि मेरे पास एक सेक्शन नाम का कहीं टैग बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये मल्टीपल सेक्शंस है, तो मैंने इसके अंदर एक सेक्शन नाम का टैग बना रखा है और इसको भी क्लास क्या दिया हुआ है, कंटेनर दिया हुआ। तो अब मुझे डिव सिलेक्ट करना है कंटेनर वाला। मैं सिंगल डिव भी नहीं लिख सकता और सिंगल कंटेनर भी नहीं लिख सकता। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा डिव सिलेक्ट करना है जिसका क्लास कंटेनर है। तो आप यहाँ पर आओ डिव पे और डॉट लगाओ और कंटेनर, कॉपी किया हुआ है, पेस्ट। तो अब ये किसको सिलेक्ट करेगा, ऐसी डिव जिसका क्लास क्या है, कंटेनर। ठीक है, हमने बॉर्डर कमेंट कर दिया। तो अभी चेंजेस होंगे व्यू में, लिखे, हाँ देखो अभी है ना, अलग दिख रहा है अभी। अभी देखो ये बॉर्डर तो हमने निकाल दी मगर फिर भी ये अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो हम शैडो लगाएंगे। ठीक है, अब हम शैडो लगाना सीखेंगे। तो देखो शैडो कैसे लगा, तो कौन सा डिव है हमारा, वो ये मेन कंटेंट वाला, इसको लगाएंगे शैडो। तो शैडो में मेजर 4 पार्ट होते हैं, मेजर 3 पार्ट होते हैं पर 4 प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। लिखो शैडो, पर शैडो भी 2 तरह की होती है, एक होती है टेक्स्ट शैडो, एक होती है बॉक्स शैडो। अगर सिर्फ टेक्स्ट को लगाना है तो टेक्स्ट शैडो करोगे, अगर बॉक्स को लगाना है, मतलब जैसे अभी मैं डिव को लगा रहा हूँ, तो वो बॉक्स शैडो है। तो हम लिखेंगे बॉक्स डैश शैडो। शैडो में पार्ट होते हैं 4। पहले तो ये बताना होता है, 2 पहली वैल्यू में हमें ये बताना होता है कि ऊपर मतलब हॉरिजेंटली शैडो कितना बाहर जाएगा, कितना उसका विड्थ होगा, और हाइट में उसकी कितनी हाइट उसकी शैडो की रहेगी, कितना नीचे जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना फैलेगी, ब्लर कितना होगी, तीसरी प्रॉपर्टी, ब्लर कितना होगी। फिर उस शैडो का कलर क्या होगा, चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, कितनी चीजें होंगी, हॉरिजेंटल शैडो, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूजन हूँ कि हॉरिजेंटल पहले आती है कि वर्टिकल ना। फिर उसके बाद ब्लर कितना फैलेगा, देन कलर। और आपको ये कॉमा नहीं देना है। ठीक है, कॉमा कब देना है, इसमें कॉमा दे सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कब देना है। VS, हाँ, वर्टिकल शैडो, हॉरिजेंटल शैडो, वर्टिकल शैडो, ब्लर और कलर। तो अगर ये शैडो पॉजिटिव है
ये जो मैंने दिया ना, ये दो पहली चीज़ें अगर पॉजिटिव है तो ये जाएगी राइट में, और अगर वर्टिकल अगर पॉजिटिव दिया है तो ये जाएगा डाउन में, मतलब बॉटम में। और अगर यही मैंने पॉजिटिव दिया, सॉरी नेगेटिव कर दिया, तो ये जाएगा टॉप साइड में, और ये माइनस कर दिया तो लेफ्ट साइड। मैं लिख रहा हूं 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल और ब्लैक, ब्लैक नहीं ग्रे कर रहा हूं। ब्लैक ही लगा, ब्लैक अच्छा लगा। देखो शेडो आ रही होगी। अब अगर आपको इसके टॉप साइड में भी शेडो देनी, ऊपर भी, तो आप यहां लगाओ कॉमा, और कॉमा लगा के ये सेम ये चारों चीज़ें कॉपी करो, पेस्ट करो और लगाओ -2 में। ये तो ब्लर है, इसमें नहीं देना है। साइड चेंज हमको यहाँ करना होता है। ये देखो, आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। जितनी शैडो आप ओवरलैप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ये ब्लैक मैंने दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ब्लू कलर की और एक शेडो दो, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ बिल्कुल, मगर वो बहुत गंदा दिखेगा, पर हम एक ट्रायल लेंगे आपको समझाने की। तो इसकी शेडो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, या तो इसको 10 पिक्सल कर दो, वो दिखने लगेगा। ये देखो, दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये 10 पिक्सल बना रहा हूँ। ये देखो दिख रहा है ब्लू। ये पहली शेडो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये दूसरी जो कि हमने अपोजिट साइड में डाली है, और फिर ये तीसरी शेडो। हो गया, डन। करें, आगे बढ़े। मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट करके यहाँ रखता हूँ और कॉपी करके दूसरी में काम कर, तो आप लोगों के पास रहेगा कोड में। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना? अभी और अच्छा लगेगा। पूछना कुछ? हाँ, ओके। अब क्या करेंगे, जितने भी मेन कंटेंट के अंदर के हेडिंग टैग्स हैं उनका कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ। जितनी भी हेडिंग्स है उनका कलर हम क्या करेंगे, वाइट। तो क्या करना है, मेन कंटेंट वाली डिव के अंदर की हेडिंग टैग्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनको कहते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। कौन सा? डिसेंडेंट। ठीक है, तो देखो, डॉट मेन कंटेंट स्पेस H1। तो स्पेस जो है डिसेंडेंट सिलेक्टर, मतलब मेन कंटेंट के अंदर की H1। ठीक है, लिखो कलर वाइट। हो रहे क्या कलर वाइट? एक ही तीर में दो निशान, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा सिलेक्टर? डिसेंडेंट। ठीक है, ओके। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसमें ये जो एकदम चिपक के बाउंड्री से आ रहा है, ये ऐसा मुझे नहीं चाहिए है। मैं चाहूँगा कि ये कैसा हो जाए, थोड़ा सा बाउंड्री से हट जाए। तो इसको हम कहते हैं पैडिंग लगाना। ठीक है, पैडिंग। पैडिंग मतलब कंटेंट के अंदर, मतलब एलिमेंट के अंदर, सॉरी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैडिंग लिखूँगा। देखो किसके अंदर लगा रहे हैं हम, ये डिव के अंदर, तो इसी पे लगाओ, इसी पे लगाओ। ठीक है, पैडिंग, P-double-D, पैडिंग। तो चारों साइड से चाहिए है कि लेफ्ट राइट से चाहिए है, वो डिसाइड करेंगे। तो पैडिंग और मार्जिन
सेम तरीके से लिखी जाती। तो पहले अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे मैंने 10 पिक्सल लिखा और फिर मैंने लिखा 20 पिक्सल, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये वर्टिकल पार्ट होता है मतलब पहले लगेगी टॉप बॉटम से। 10 पिक्सल टॉप बॉटम टी डैश बी लिख रहा हूँ, और टॉप बॉटम को टी बी, ये पूरा लिखो, एक बार लिख दो। और जो 20 मैंने दिया है वो है लेफ्ट राइट के लिए। और ऐसे 4 बार भी लिखते हैं, 3 बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा दूंगा आपको W3 स्कूल्स में, जल्दी हो जाएगा। ओके, अभी जैसे आप इसको हटाओगे, देखोगे तो देखो आ रहा है, शिफ्ट हुआ ना। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि टॉप से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, टॉप से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, और लेफ़्ट राइट तो ठीक है, लेफ़्ट राइट ठीक है। टॉप से थोड़ा इसको लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा और बढ़ा लो, 30 पिक्सल कर, थोड़ा ठीक लगेगा। अच्छा, हाँ, और अब टॉप से मुझे बढ़ाना है मगर बॉटम से नहीं बढ़ाना है। बॉटम से बढ़ाऊंगा तो नीचे से कंटेंट जो है एकदम कम कम होता जाएगा। तो अगर नीचे से जगह नहीं बचेगी ना तो DIV अपने आप अपनी हाइट बढ़ाता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, ये वाला जो पहला पार्ट होता है अगर मैं 3 बार लिखूं तो दिस इज कॉल्ड योर बॉटम। ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे ना मैं 40% दे रहा हूँ, मैं 40 पिक्सल, सॉरी 40, तो टॉप से थोड़ा सा गैप आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ अभी कॉपी करेंगे और लिखेंगे 40 क्या है टॉप के लिए, और 20 किसके लिए, लेफ्ट राइट के लिए। बीच में जो लिखा है वो लेफ्ट राइट के लिए, और जो 10 पिक्सल है वो किसके लिए है, बॉटम के लिए। जब आप 3 बार लिखोगे, और जब आप 4 बार लिखते हो तो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। मैं यहाँ पर ना कमेंट करके एक लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ डिफरेंट के लिए। 40, अच्छा ये 30 था क्या, हाँ इसको 30 लिख दो आप। हाँ, ये 30 है यहाँ, ये लेफ्ट राइट के लिए 30, ये 30 लेफ्ट, ये आ जाएगा किसके लिए, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के लिए 90 पिक्सल। ये होता है 4 तरीके। ये मार्जिन के लिए भी सेम है, ठीक है, और पैडिंग के लिए भी सेम है, ठीक है, इसी पैटर्न में लिखा जाता है। तो ये 3 वाला हम 3 वाला रखें, 4 वाला मिटा दो, मतलब कमेंट कर दो फिलहाल। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ये जो हेडिंग दी है इसके नीचे एक HR मार दो, थोड़ा अच्छा डिज़ाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। HR, इधर भी HR, देखो आ रहा होगा, ये मैंने HR लगाया, H1 के नीचे, दोनों H1 के नीचे HR लगा दिया। अब ये जो पैराग्राफ है इसको हम CSS लगाएंगे, इसको, ठीक है। तो CSS हमने इसकी लिख रखी है ऑलरेडी, कहाँ है वो, ये वाला। इसको लगाओ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, और इससे भी डार्क कलर में किसको दूंगा, बैकग्राउंड को दूंगा। या तो लाइट दे सकते हो या एकदम डार्क दे सकते हो। तो मैं यहाँ से एकदम नीचे आ जाता हूँ। अच्छा सॉरी, हेडिंग को दे दिया, पैरा को दो, पैरा को, सॉरी, हाँ नीचे ले।
हेडिंग भी अच्छा लग रहा था, पर ठीक है फिलहाल हम वैसा नहीं करेंगे। और इसको पैडिंग देखो, पैडिंग लेफ्ट राइट से, तो आप चाहो तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट से 10 पिक्सल और राइट से मैं नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा टॉप से दे देता हूँ, पैडिंग टॉप, पैडिंग दे सकते हो या फिर मार्जिन भी दे सकते हो, मार्जिन देता हूँ टॉप 10 पिक्सल, यस पैडिंग अंदर से है और थोड़ा टॉप से भी पैडिंग है। तुमको दिख नहीं रही होगी, मैं बताता हूँ आपको कैसी होगी। बॉटम से भी सेम, सॉरी क्या क्या लिखा देखो, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मतलब ये जो गैप आ रहा है ना, इसको मार्जिन कहेंगे। आप हेडिंग HR को भी दे सकते हो, लिखे देखो इतना सा डिजाइन करने में कितना टाइम, बूटस्ट्रैप में खत्म, कॉपी पेस्ट खत्म, सब पहले से बनाओ। बोर तो नहीं हो रहे? कुछ और बनाओ, नारुतो बनाओ। ओके, सेम टाइप ऑफ CSS किसको देंगे हम? ये वाले पैराग्राफ पर कलर रहेंगे चेंज, तो ये पूरा कॉपी करो, नीचे आ जाओ, पेस्ट करो और कलर चेंज कर दो। तो ये वाला कलर कॉपी करना, इसको देना और उसी का रिलेटेड कलर चूज करना भाई, है ना। इसमें HR लगाया था ना, इसका HR कहाँ है? अरे थोड़ा देखो, ये जो हेडिंग है और ये पैराग्राफ में गैप आनी चाहिए, है ना। तो इसको अपन क्या देंगे? पैडिंग टॉप, सॉरी मार्जिन टॉप। तो ये वाला हेडिंग कहां पर है देखो, ये हेडिंग, इसको देंगे हम मार्जिन टॉप। दे दो कितना, 15 पिक्सल या जो भी आपको देना हो, आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद आ रहा हो। देखो आ गया। पर अभी ना ये कंटेंट बाहर जा रहा है, तो हमें क्या देना होता है, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं CSS की, ओवरफ्लो, स्क्रॉल एंड और बहुत है, मतलब आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा टॉप से कम कर देता हूँ, ये ना ज़्यादा हो गया है इसको। अब देखो गड़बड़ होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे लिखा। किसको दिया था देखो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे दिया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। चलो एक अच्छी चीज़ सीख लेंगे, पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना है, ये जो मैंने पैडिंग दी है ना, ये मुझे कम करनी, पर मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा एलिमेंट पे लगी है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, करो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। और अब यहाँ पे देखो, आपको ये नीचे जो है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये एलिमेंट्स में होना चाहिए आप। और यहाँ नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर CSS पार्ट, और ये तुम्हारा HTML पार्ट जो हमने CSS लगाई है वो सारी। अब आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं इसको?
बॉक्स मॉडल, ये पूरा जितना एलिमेंट, अभी जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है ना उसका बता रहा है। तो अभी कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट है, तो अभी आप ये वाला हेडिंग वाला, तो उसकी ये बता रहा है उसकी विड्थ कितनी है, उसमें पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, अब वहीं पे मैं देखना चाहूँगा इसका, ये देखो यहाँ दिख रहा है, मेन कंटेंट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर 40 टॉप में आ रही है, दिख रही है यहाँ पे 40 टॉप में आ रही है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने किस पे लगाई है, मेन कंटेंट पे ही ये CSS लगाई है। तो आप ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा आपको, मैंने यहाँ कहाँ से पैडिंग आ रही है, किसको लगा दी, ये दिख रही है, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके चेक करूँगा मुझे कितनी चाहिए। तो ये डायनामिक CSS है, हाँ मतलब यहाँ पे डायनामिकली इम्प्लीमेंट होती है CSS। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको कम करूँगा, देखो रन टाइम पे मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल में ना आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं कहाँ पर क्या है। तो अब मुझे सपोज पैडिंग मैंने लगा के देख लिया कि मुझे 3 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, अपने कोड में जाके 3 पिक्सल कर दूंगा। यहाँ पर कहाँ गया वो, यहाँ पर 3 पिक्सल कर दूँ, पर मुझे 3 पिक्सल नहीं करनी है, वो एक्चुअली क्या है अपन ने छोटा किया है इसलिए ऐसा दिखता है। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये थोड़ा नीचे, ज़्यादा नहीं कम करेंगे अपन, 20 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट आ गया। पूछो, इतना जो मैंने आपको बताया इसमें कोई आपकी क्वेरी है, जो आपको ऐसी कोई चीज़ जो नहीं समझ रही हो? हाँ, सभी का ऐसा बना है? हाँ, चेक करूं क्या? हाँ, ठीक। थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक करो, यहाँ पे ब्लैक ले लो। नीचे ब्लैक, हेडर में ब्लैक, ठीक है, और मेन को भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मेन को बैकग्राउंड इमेज देना सिखा देता है ना, बैकग्राउंड इमेज नहीं बताया आपको। चलो एक बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं लास्ट, ठीक है, फिर हम बूटस्ट्रैप थोड़ा सा शुरू करें। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना है तो बूटस्ट्रैप सीखना पड़ेगा। तो हम एक बैकग्राउंड इमेज ब्लैक में सर्च करेंगे, ब्लैक HD बैकग्राउंड टेक्सचर्स, HD ब्लैक टेक्सचर बैकग्राउंड्स, ऐसे सर्च करो आप, तो ये ऐसे कुछ आपको दिखेगा। मिल गया? तो इसमें से जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैकग्राउंड इमेज डालना चाहते हो वो ले लो कोई भी। तो मैं सपोज इसमें से मैं ये वाला लेना चाहूँगा, ठीक है, ये वाला, या तो ये भी ले सकते क्योंकि ये थोड़ा साइड से वाइटिश है, थोड़ा दिखेगा, ठीक है, ये वाला मैं ले रहा हूँ। इसको मैं करूँगा राइट क्लिक, पर इसका थोड़ा पिक्सल देख लेना, ये देखो ये थोड़ा कम है, दिख रहा है रिजोल्यूशन, ये देखो रिजोल्यूशन बहुत कम है इसका। तो रिजोल्यूशन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, इमेज जब मैं बैकग्राउंड में बड़ा डालना चाहूँ ना, फट जाएगा, पूरा ब्लर हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा पिक्सल का, अब HD बोला फिर भी HD नहीं दे रहा, इसको थोड़ी HD कहते हैं। ये भी अच्छा लगेगा, स्पाइडरमैन कौन सा है, सुपरमैन क्या है, ये तो और भी छोटी है।
पर अच्छा दिखता है बैकग्राउंड इमेज के थ्रू। अगर आप बैकग्राउंड इमेज डालते हो ना तो बहुत सुंदर दिखती है इमेज। थोड़ा HD इमेज मिल जाए। ठीक नहीं मिल रही, 4K कर देंगे अपन। हाँ ये ठीक है, ये दिख रही है। ये थोड़ा विड्थ में कितनी है, 1200 है, तो ये ठीक ठाक है। ठीक है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, पर इसमें नाम आ गया ये। चल ठीक है, कोई बात, सेव करते हैं। सेव एज इमेज करो। ये इतना बड़ा मुझे नाम नहीं चाहिए है, मैं इसको रीनेम करके PG-IMG करके सेव कर। नाम छोटे से छोटा रहे, अच्छा है। और स्पेस नहीं देना नेम में, कोशिश करो स्पेस ना ही दो, वैसे तो ना ही रहे, अच्छा है, बेहतर होता है। और हमने कहाँ रखा हुआ है, वेबटेक CSS, ये मैंने सेव कर दिया इसको। और मैं अब मेन के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहूँगा। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लो, आगे सभी यहाँ पर सेव हो गई इमेज। यहाँ लिखो URL नाम का एक फंक्शन होता है। URL में अब जैसे href src जो अपन लिखते हैं ना, इसमें URL होता है। इसमें डबल कोट्स लगाओ और अपनी इमेज का पाथ दे दो, बस। इसमें भी वो इनलाइन इनसाइड आउटसाइड जो फोल्डर वगैरह का मैंने पाथ और रूट पाथ बताया, सब इसमें यूज होता है। ठीक है, आ रही सबके पास इमेज लग गई? ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे ही नहीं, कुछ आपने अलग इमेज लिया होगा। तो ये इमेज ना अभी बाहर जा रही है बेटा। हाँ, ये इमेज बाहर जा रहा है, मुझे इसको ना थोड़ा ठीक करना है। तो हम बैकग्राउंड का साइज दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज का साइज कैसे देते हैं, तो बैकग्राउंड साइज ये नाम की प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप जो प्रॉपर्टी दोगे ना, दैट इज कंटेन। कंटेन, तो कंटेन से क्या होगा ना, थोड़ा वो अपनी इमेज को जो बॉक्स के अंदर लगा है उसमें कंटेन कर लेगी। ठीक है, या तो फिर आप साइजिंग के लिए % वगैरह भी दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 100%। फिर विड्थ हाइट भी आप दे सकते हो ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है। पर मुझे वैसा नहीं करना है, जो अवेलेबल स्पेस है उतने में क्या हो जाए, खुद से कंटेन हो जाए, बस ऐसा मुझे चाहिए। ये बने अभी क्या, ये थोड़ा ये आ गया है, नहीं तो बढ़िया बन जाता। ठीक है, जैसा हमें मिल गया। अभी थोड़ा मिक्स हो रहा है। हाँ, तो आप चाहो तो ऊपर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हो थोड़ा। चाहो तो देखो ये जो रेड है, ये वाला रेड आप हेडर को दे दो थोड़ा डार्क में। हाँ, तो देखो कलर कैसी मिक्सिंग करते हैं। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दूँ इसके हेडर को, तो हम थोड़ा कलर पिकर से कलर उठा लेते हैं। देखो अब मुझे वेब पेज से कलर उठाना है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी राइट क्लिक करो जहाँ पर आपको कलर बैकग्राउंड कलर वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ तो जैसे ही आप आओगे कलर पिकर मिलेगा तुमको। ये कलर पिकर मैंने यहाँ से ये कलर उठा लिया, ये कलर लग गया इसको। तो ये कलर मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसका ये हेक्स कोड चाहिए, ये हेक्स कोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये RGB अभी दिख रहा है, तो मुझे हेक्स कोड चाहिए, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और हेक्स कोड कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये ब्लर हो गया है, मैं डार्क रखूँगा इसको। कैसे करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, जहाँ पे भी कोई कलर दिख रहा हो वहाँ से क्लिक करो, पिकर उठाओ, अपना कलर जो भी आपको चाहिए चूज़ कर लो। ठीक है, अब मेन्यू यहाँ पर अपन बूटस्ट्रैप से डालेंगे। ठीक है, और ये हेक्स कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया
और कहाँ गया वो हमारा कौन सा है, हेडर, ये इसमें हम उसको रख दें। ये बन गया, उसका कलर बन गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वाइट कलर या समथिंग किसी कलर की शेडो लगा दो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आने लगेगा उसमें। और नीचे में अगर आप चाहो तो कौन सा कलर लगाना चाहो बताओ, ये वाला कलर लगा देते हैं। कलर पिकर, अब वो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से उठा देता हूँ ऐसे। या तो फिर आप इसको और कोई रेड, एकदम डार्क वाला रेड दे दो, ऐसा दे दो, या तो सेम दे दो, हेडर फुटर को सेम कलर दे दो ऐसे। पर वो ठीक है, पट्टे पट्टे जैसे लग रहा है, ये ठीक रहेगा। पर कलर टाइप सिमिलर रहे तो मैच करने में इजी हो जाता। ये मैंने कॉपी किया और फुटर में डाल दिया। मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। चाहो तो नीचे का ब्लैक ही रखो। बन रहा है क्या? किसको किसको नींद आ रही है? हाँ, थक गए क्या? ज़्यादा हो गई डिजाइनिंग? चलो सब ध्यान दे रहे। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करें? हाँ, और करो, अपने आप को बिजी करो। ये वाला जो है, और इसको कलर ये यहां से दिया है। ये और अच्छा लगने लगेगा। थोड़ा ब्लैक शेड दे दिया मैंने। अब ये जो मैंने तरीका यूज किया है, ये ऐसा है कि मेरा जितना पेज है वो एट ए ग्लांस दिख जाए। पर अब बहुत सारे पेज वर्टिकल बनते हैं, है ना, नीचे 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 बनते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही बॉक्स मल्टीपल बना दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे मल्टीपल पेजेस बन जाएंगे। सबके कलर डिफरेंट कर दो, है ना। बस देखो कितने जल्दी एकदम पूरा पेज रेडी हो गया है। आप यहाँ चाहो तो मेन्यू डाल सकते हो, तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अब भी 2 मिनट में यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा, पर मैं अभी नहीं डालना चाहूँगा। आप लोग इसमें कुछ पूछो तो मैं आपको बताऊँ। हाँ, कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट करना सिखाया है देखो। ये देखो, ये हो गया एक डिव। तो अभी ये मेरे पास एक ही है ना, नो स्क्रोल। अभी क्या किया, इसको कॉपी कर दिया और डुप्लीकेट करना सिखाया ना अभी आपको। हाँ, अल्टर शिफ्ट डाउन। अब फिर
अब ये जो फुटर है वो आखिरी वाले में बनाएंगे एकदम, है ना, ये फुटर इसमें से निकाल देंगे, एकदम आखिरी वाले में डाल देंगे, हो गया। वो करके लाओगे कल? हाँ, ये वाला जो फुटर है अब सब में तो नहीं चाहिए होगा ना मुझे, ऐसे नीचे नीचे नीचे, और ये हेडर भी क्या चाहिए होगा, एक ही, है ना। तो हम इसको यहाँ पे रहने देंगे, इसको निकाल देंगे, इसमें से ये सभी में से हेडर निकाल देंगे और बस आखिरी में एक फुटर लगा, है कि नहीं? हाँ, ये करके दूँ? कर लेंगे, क्या बात। हम बूटस्ट्रैप में और CSS की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जैसे अभी तक मैंने आपको एच ओवर नहीं बताया है, एच ओवर या लोग उसको होवर भी कहते हैं, तो होवर नहीं बताया है। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार वेबसाइट पे, ये देखो माउस रखने पे ये चेंजेस होते हैं इसमें, ये देखो, इसको बोलते हैं होवर, ये एक्शन होता है होवर एक्शन। तो ये जैसे अभी इसमें चेंजेस हो रहे हैं ना, मैं भी अपने चेंजेस करा सकता हूँ। जैसे सपोज मेन्यू है, तो वो मेन्यू को, जैसे हेडर है तो हेडर पे माउस ले जाने पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे उसको? तो होवर देखो कैसे लिखते हैं, हेडर, सॉरी, ये हेडर में मैं गया, मतलब उसके पास ही, और हेडर आपको लिखना है सिलेक्टर वापस से, और कोलन लगा के एच ओवर करना है, इसको बोलते हैं होवर। और उसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा लाइट कर दूंगा जब उसके ऊपर माउस जाता है, तो लाइट के लिए मैं इधर आ जाऊंगा, इधर जाएंगे थोड़ा सा। तो अब जैसे ही हेडर पे माउस जाएगा ये चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट होगी, देखो। और एक चीज़ और, जैसे इसके कॉर्नर बहुत शार्प है, अगर कोई टकरा गया तो उसको क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगी, हाँ, बॉक्स को, हाँ, है कि नहीं? तो इसको हम थोड़ा सा राउंडेड कर सकते हैं। तो राउंडेड कैसे करते हैं? तो कहाँ गया वो, नीचे ये लगाया आपने एच ओवर, एच ओवर लगाया सभी ने? हाँ, सभी का आ रहा है क्या? ठीक, नहीं भी आ रहा हो तो देख लेना कोड में से बाद में। हाँ, मेन कंटेंट पे बॉर्डर करनी है थोड़ी सी राउंडेड, तो आप लिखोगे बॉर्डर डैश रेडियस, ये प्रॉपर्टी किसमें, ये वाले बॉक्स पे। अब ये वाले बॉक्स पे तुमको CSS क्लास नहीं पता चल रही, राइट क्लिक करो, बढ़िया इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देख लो, माउस रखोगे तो वो सिलेक्ट में आ जाता है, और ये एक एरो है तुम्हारे पास, ये एरो पे आप फिर ये जहाँ पे रखोगे ना ये एरो, तो वो सिलेक्ट हो जाता है, यस यस, वो प्रॉपर्टी दिखने, उसका पर्टिकुलर सिलेक्शन आ जाता है। तो अभी हमारा सिलेक्शन क्या है, ये बॉक्स, ये मेन कंटेंट। तो इसको लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस 10%, लगा सकते हो, या तो फिर आप पिक्सल में दे सकते हो। जैसे 10 पिक्सल दूंगा ना, लेफ्ट राइट से सेम आएगी एकदम बढ़िया, ऐसे, ये एकदम बढ़िया कॉर्नर से देखो, आपको बैठेगा फिसल जाएगा बढ़िया ऐसे, हाँ, चोट नहीं आएगी। अब तुमको याद रहे इसलिए कार्टूनगिरी करनी पड़ती है थोड़ी सी। उसके बाद अब फॉन्ट चेंज करना है, ये बहुत गंदे फॉन्ट होते हैं, ये दिख रहा है, ये नुकीला है बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो, ये ऐसे किसी को, बच्चों को चोट लग जाएगी ऐसे, ये कितने शार्प हैं, ये देखो, ऐसे शार्प नहीं चाहिए हमको, सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज होती है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली,
फॉन्ट फैमिली, और ये वाले जो इस तरह से जो कॉर्नर शार्प वाले फॉन्ट्स होते हैं इनको कहते हैं सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ। और हमें चाहिए सेंस सेरिफ, सेंस मतलब विदाउट सेरिफ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सेंस सेरिफ। देखो अभी किसी को चोट नहीं लगी, बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहे हैं फॉन्ट, अच्छे लग रहे हैं। और भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉन्ट्स होते हैं, जैसे एरियल फॉन्ट होता है, ये ज़्यादातर लगा हुआ होता है, जो ऑल ओवर पीसी में और ब्राउज़र्स में इम्प्लीमेंटेड रहते हैं पहले से। इनको भी कहते हैं फॉल बैक्स। क्या कहते हैं? ये फॉल बैक्स लिखा है मैंने। ये अगर आपके पीसी में ये फॉन्ट नहीं होगा, ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं होगा, तो फिर ये लगेगा। ये नहीं होगा तो ये तो फाइनली रहता ही है, ये लगेगा ही। इसको कहते हैं फॉल बैक्स। आप चाहो तो गूगल फॉन्ट लगा सकते हो। और बताऊं आगे? बता दूं ना? CSS हो खत्म, कल होगा ही नहीं इसका, कल सीधा बूटस्ट्रैप। फॉन्ट, गूगल फॉन्ट लगाना, लगाओ भाई गूगल फॉन्ट, सर्च करो गूगल फॉन्ट। अब क्या मैं टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ, 20-25 मिनट बचे हैं तो कुछ भी बता देता हूँ रैंडम। तो गूगल फॉन्ट्स आ गए, आ जाओ यहाँ पे अंदर। ये ऐसे कुछ कलाकारियाँ दिख रही होगी फॉन्ट्स की आपको, ये आ रहा है। तो कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है? जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है पैराग्राफ के लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे सिलेक्ट करते हैं, गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, गॉट इट, किया। गेट फॉन्ट पे क्लिक, हाँ, हाउ टू यूज़ पे क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटोरियल दे देगा। गेट एम्बेड कोड पे जाना है हमें और देखना है कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो वेब पे कैसे लगाना है देखो यहाँ बता रहा है। दो तरह की चीज़ों से लग सकता है। एक तो लिंक टैग, मैंने लिंक टैग आपको बताया नहीं, मैं अभी तुरंत जैसे ख़त्म होगा ना लिंक टैग एक्सटर्नल CSS बता दूंगा। ये जो लिंक है ये तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताता इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करो, किया। ठीक है, ये कॉपी कर लो, कॉपी कोड किया। अभी इधर आ जाओ, यहाँ पे स्टाइल टैग के बाहर, हाँ, क्योंकि वो खुद ही स्टाइल टैग कॉपी करके लाया हुआ है। आप मल्टीपल स्टाइल टैग्स लगा सकते हो अपने पेज में, ठीक है। तो ये इंपोर्ट क्या है? ये एक हमारे पास में CSS का ही एट्रीब्यूट है, जिसका यूज़ करके हम किसी भी CSS फाइल या लिंक्स को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं CSS में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये ऑनलाइन रिसोर्स पे, दिस इज कॉल्ड CDN, इसको क्या कहते हैं? CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। ये CDN जो है ये पूरा का पूरा URL है। इस URL पे क्या है, वो फॉन्ट रखा हुआ है गूगल ने। तो हम क्या करेंगे, ये URL के थ्रू वो फॉन्ट जो है हमारे पेज में ले आएंगे। तो इसके लिए नेट जरूरी है, आपका अब इंटरनेट शुरू रहना चाहिए, ठीक है। तो वो लगाने के बाद में आप यहाँ पर ये दिख रहा है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, स्टाइल। तो ये कोड अब आप जहाँ पर भी लगा दोगे, ये कोड आप जहाँ पर भी लगा दोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फॉन्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये आप पूरा का पूरा ले लो और ये क्लास जिसको भी लगाना है वो क्लास उसको लगा दो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको। ये वाला कॉपी करो, किया सभी ने? और हमें देना है समथिंग पैराग्राफ को, तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डाल दिया इसको। ये जो वेट है ना,
ये फॉन्ट वेट मतलब बोल्डनेस कितनी देना है, फॉन्ट कितना बोल्ड होगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 100 to 900 होती है, 100 to 900। पर आप बीच का वैल्यू नहीं दे सकते, जैसे 850 ऐसा नहीं दोगे, 100, 200, 300, 400, 500, 400 जो भी है, भूल गया मैं। तो इसमें 700 के बाद में बोल्डनेस कुछ कम ज़्यादा होती नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ पे बोल्ड जो है अभी आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 700 लिख दिया। अभी आ जाओ इधर पेज पे, देखो लगी है क्या CSS? हाँ, ये देखो लग गया। हाँ, तो ये पहला गूगल, आपका गूगल फॉन्ट लगा दिया आपने, वाह। हेडिंग को कौन सा दोगे बताओ? कोई है क्या अच्छा वाला? देखिए, और कोई घटिया अच्छा इससे, और मतलब इससे भी अच्छा घटिया वाला? ये कितना बढ़िया है, वाह, याद रहेगा तुमको। इसको ले लेते हैं। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, इंपोर्ट। अब पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, खाली इंपोर्ट पार्ट ले लो, है ना। और हमने ऑलरेडी इंपोर्ट एक जगह स्टाइल टैग के लिए लिखा हुआ है, इसमें डाल दो। ये 2 फॉन्ट आ गए। अब नीचे जाके अब ये दूसरा तरीका लेते हैं। हाँ, ये दूसरा तरीका लेते हैं। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, और ये क्लास है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर मतलब हेडिंग। ये मैंने दे दी, सॉरी, हेडिंग। तो अब ये क्लास में ले जाके जिस भी हेडिंग को दे दूंगा उसको ये लग जाएगा। हाँ, सीधा जाएंगे। हाँ, कैसे कॉपी किया? हाँ, ये इंपोर्ट लगा दिया, लगाया इंपोर्ट। हाँ, ये नीचे ही है, ये वाला कॉपी कर किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, इसने आइडेंटिफायर अनआइडेंटिफाई क्या है, यूनिक क्वालिफायर कुछ तो भी लिखा हो, क्या पता नहीं, जो भी तुम चाहो। पर उसका मतलब यही है कि तुम अपने लिए कुछ ऐसा वर्ड चूज करो जिससे तुम उसको आइडेंटिफाई कर सको, बस। तो मैंने उसको हेडिंग के लिए चूज करा, तो मैंने उसके सामने हेडिंग लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि हेडिंग लिखा है तो हेडिंग के लिए, जहाँ भी लगाऊंगा वहाँ पे लग जाएगा। अब हम ये सीख रहे हैं कि एक एलिमेंट पे 2 क्लास कैसे लगती है। तो मैं हेडिंग पे लगाना चाह रहा हूँ, तो जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे इस पे ऑलरेडी मैं इस पे लगी हुई है हेडिंग, ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई है, दूसरी एक और क्लास लगानी है, तो स्पेस दे दो और दूसरी क्लास पेस्ट कर दो। तो ये 2 क्लास एक एलिमेंट पे लग गई। अभी देखो, वाह, बच्चों की वेबसाइट। समझ में आया कैसे लगाया है? ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। एक क्लास को अपना एक स्पेशल नेम दे दिया, और फिर उसके बाद में जहाँ पर भी लगाना है, जैसे यहाँ पे हेडिंग में लगाया, स्पेस देके लगा दिया। यही सेम हेडिंग मुझे नीचे वाले उसमें भी लगानी है, ये वाली हेडिंग में, तो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दी। अभी देखो, नीचे भी आ गई। वो CSS कहीं पर भी रखो, पर किसी के अंदर मत डालो, सेपरेट उसका कर्ली ब्रैकेट रहने दो, ऐसे किसी के अंदर मत डालना है ना, सेपरेट रहने दो, जैसे अभी तक अपन ने क्लासेस जैसी लिखी वैसे। हुआ? अच्छा, अभी तुमको एक्सटर्नल CSS बता देता हूँ। यहां तक हो गया सबका? क्लास का नेम टैग में ये
टैग में लगा दो, मतलब क्लास के अंदर, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस देके, ठीक है। स्पेस मतलब दूसरा क्लास। अब एक्सटर्नल सीएसएस बना ले। हाँ ओके, चलो अभी इधर आओ, सबका लग गया ये फॉन्ट। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे बनानी है, एक फाइल बनाओ यहाँ पे style.css, नया फाइल लो यहाँ पर style.css। ओके, अब एक्सटर्नल सीएसएस हमें लगानी है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं, ये जो स्टाइल टैग थी ना, ये पूरा जितना भी स्टाइल टैग वाला कोड है वो पूरा कॉपी करो, कॉपी नहीं कट ही कर दो। ये पूरा स्टाइल टैग वाला जो कोड है उसको कट करो और इधर ले आओ। स्टाइल टैग वाला पूरा कोड, दोनों टैग, दोनों तीनों जितनी आपने बनाई होगी सारी स्टाइल टैग कॉपी की, ठीक है, किया, और style.css में पेस्ट करो। आ गए? हाँ, अब ये सारी जितने स्टाइल टैग्स निकाल दो, क्योंकि टैग कहाँ होती है, HTML पेज में, यहाँ नहीं चाहिए। निकाल दिए, देखो सारे एरर क्लियर हो गए हुआ। अब बस हमें क्या करना है, इस CSS फाइल को, अभी देखो यहाँ पे वेब पेज पे कुछ भी नहीं आएगा, देखो पूरा गंदा हो गया, पूरी मेहनत पानी है। अभी क्या करेंगे, लिंक करेंगे इसको। तो यहाँ पर आओ, टाइटल के नीचे लिंक टैग लिखो, href में पाथ दे दो, फिर REL मतलब रिलेशन। तो इस पेज के साथ में इस लिंक टैग का रिलेशन क्या है, तो दैट इज स्टाइल शीट, ये, और टाइप में आ जाएगा text/CSS। ये नहीं भी लिखा तो ये ऑप्शनल पार्ट है, पर ये लिखना चाहिए, अच्छा है। सेट क्लोज टैग है, क्लोज करना चाहो तो कर सकते। अब जैसे रिलोड करोगे CSS वापस, ठीक है। अगर लिंक प्रॉपर होगी तो आपका CSS भी इंप्लीमेंट हो चुका होगा। लिंक टैग, ये लिंक टैग लिखोगे, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, टाइप नहीं भी लिखा तो भी चलता। लग गई सबकी वापस CSS? हाँ नहीं, टाइप में टेक्स्ट और CSS लिखा, रुको। ये अगर कलर नहीं भी चेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं, आपको लग रहा है सही है तो रिलोड करके देख लो पेज। तो आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, जिसका हो गया है वो अपना नाश्ता हो गया, फ्री होके जा सकते हो, छुट्टी जाइए। एंकर टैग वगैरह बचा है वो कभी भी देख लेंगे, ठीक है, बीच में कभी भी लगाएंगे, बूटस्ट्रैप वगैरह के थ्रू लगा लेंगे। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है, स्टॉप। हाँ।